हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। अब हम जो है एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 1 के लिए। मेरे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से। और आपका जो क्लास 12th आएगा उसमें जो प्रोबेबिलिटी आएंगी और भी चैप्टर्स होंगे उन सब में इसका कहीं ना कहीं आपको जो है यूज मिल जाएगा। 2-3 चैप्टर्स के अंदर इसका यूज होता है, तो मान के चलो आपका जो 10 मार्क्स जो है वो इस एक चैप्टर के ऊपर जो है डिनोट करता है, मतलब इस एक पार्ट के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। और फिर बता रहा हूं, अगर आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको केवल क्लास 11 12 में हेल्प नहीं करेगा, ये फ्यूचर के अंदर भी जब आप कोई एग्जाम्स वगैरह दोगे तो वहां पर भी इसका बहुत यूज होता है। एसएससी एमटीएस वगैरह वगैरह जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पर भी इससे रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स में एप्टीट्यूड रीजनिंग्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो मान के चलना आप 2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन करोगे किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव से। आया समझ में? ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट है वो क्या है आपका? वेन डायग्राम, जिसपे 1.4 एक्सरसाइज बेस है अपनी। वेन डायग्राम होता क्या है? जैसे मान लो मैंने एक बड़ा बॉक्स बना दिया जिसको मैंने यूनिवर्सल नेम दे दिया है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब भी समझा रहा हूं। फिर मैंने बोला कि एक सेट है ए का, ठीक है, और एक सेट है बी का, फिर एक सेट है सी का। अब हम तीनों को गौर से देखो, मैंने क्या कहा इसमें। ए के अंदर मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एनिमल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। ए के अंदर वो वाले एनिमल्स है जिनके क्या है, मान लेते हैं 4 लेग्स है, जिनके 4 लेग्स है। बी में वो एनिमल है आपके पास जिनके 2 लेग्स है, और सी वो एनिमल है जिनके 3 लेग्स है। पहले तो ये बताओ, जो मैंने डायग्राम बनाया वो सही बनाया है क्या? नहीं सर, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया सही? क्योंकि ये दोनों मिक्स हो गए। मिक्स करने का मतलब है ए बी सी अलग, अगर तीनों की कोई भी चीज मैच नहीं होती है, तीनों की कोई भी चीज मैच नहीं होती है, तो ये तीनों बनेंगे सेपरेट। और अगर मैं ए को बी के साथ मिक्स कर रहा हूं, इसका मतलब ए के कुछ एनिमल ऐसे हैं और बी के कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर जो है कॉमन पार्ट आ रहा है। समझ रहे हो? और यूनिवर्सल का मतलब क्या है हमारे पास? वो सब एनिमल जिनके 1 लेग से लेके 10 लेग्स तक होते हैं, उनको अपन ने यूनिवर्सल बोल दिया। मतलब कि ये सारे लेग्स वाले जो एनिमल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर जो है बुक के अंदर या पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो है बाउंड हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसके अंदर। ये होता है यूनिवर्सल। अभी हम कंसेप्ट समझेंगे इसका एक एक करके, और फिर आप देखना कि क्वेश्चंस यूनिवर्सल कंसेप्ट से समझना कितना आसान होता है और सॉल्व करना भी कितना आसान होता है। ठीक है, और इसके वेन डायग्राम बनाएंगे एक एक सेपरेटली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन वेन डायग्राम को बनाना और समझना। देखो, वेन डायग्राम में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, एक तो यूनियन प्रॉपर्टीज और एक आपकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज। यूनियन का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। अभी इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। यूनियन का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। और एक इंटरसेक्शन होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, वो अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं यूनियन और इन दोनों को सेपरेटली बता देता हूं आपको, है ना। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर मैं यूनियन बोलूं, यूनियन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी अगर मैं कहना चाहता हूं, इसका मतलब मैं ए और बी का दोनों की टोटल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, टोटल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी के कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझाता हूं। मान लो ए है जिसमें 2 3 5 8 एलिमेंट्स है, बी है जिसके अंदर 3 5 और 7 एलिमेंट्स है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ए यूनियन बी कितना होगा? आप कहोगे सर वो सारी वैल्यू जो ए और बी में आ रही है विदाउट कॉमन वैल्यूज, 2 3 5 7 8। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 भी आ गया और 7 भी आ गया। अब मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ आप मुझे, तो सिर्फ कॉमन पार्ट उठाना है आपको, यानी 3 और 5, 3 और 5। बस ये है, बस ये इंटरसेक्शन और यूनियन, इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज है। डायग्राम से थोड़ा करना आसान हो जाता है क्योंकि आगे लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको डायग्राम हेल्प करेंगे। क्लियर है? ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पहले प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी समझते हो आप? 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, एक ही बात है ना, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? 2 + 3 + 5 लिखो, या फिर 2 + 3 + 5 लिखो, बात एक ही है ना भाई। 2 + 3 5 5, सॉरी 3 + 5 8 2 10 होता है।
और 2 + 3 5, 5 + 10 होता है। ये वो लॉज है जो अपन ने क्लास 8th तक पढ़े थे, याद हो तो आपको, है ना। हर क्लास में आते हैं ये, 6 में आते हैं, 7th में आते हैं, 8th में आते हैं, तीनों क्लासेस के अंदर ये लॉज बताते हैं और इन न्यूमेरिकल वैल्यू से बताते हैं इनको। यहाँ अपन उसको जो है डायग्राम की व्यू से समझेंगे। समझ गए। चलिए, अब अपन इस एक एक प्रॉपर्टी का मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वेन डायग्राम समझ गए तो आप मान लो सब कुछ समझ गए, चैप्टर का एंडिंग पार्ट समझ गए, और इस चैप्टर के साथ साथ आप क्लास 12th का भी एक बेसिक फॉर्म जो है वो समझ जाओगे, जो आपके क्लास 12th में आने के बाद आपको टीचर नहीं बताएंगे। क्यों? वो ऐसा मानते हैं आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा अच्छे से देख लेना इसको। ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, चाहे ए यूनियन बी यूनियन सी हो। ए यूनियन मैं नल सेट करूंगा तो ए ही निकल के आएगा मेरे पास, ए यूनियन ए करूंगा तो ए निकल के आएगा, और यू यानी यूनिवर्सल का यूनियन करूंगा ए के साथ तो यूनिवर्सल निकल के। इसको लॉ ऑफ यू कहते हैं, इसको इडेम्पोटेंट कहते हैं, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ। बताओ समझ गए क्या? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकता हूं, मैं एक एक का वेन डायग्राम समझाता हूं आपको, है ना। आ जाओ फर्स्ट वाले केस से देखते हैं। मान लेते हैं ये देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये देखो ए और ये बी, ये यूनिवर्सल है, ये मैं बना दिया यहाँ पे ए और ये बी। ठीक है सर। एक अब आप इसको एलिमेंट से भी समझ सकते हो। एलिमेंट्स कैसे? 1 2 1 3 5 ले रहा हूं मैं इधर तो, और बी के अंदर मैं 1 2 7 ले रहा हूं मैं। जब मैं ए यूनियन बी कहूंगा तो ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट, इसको अगर मैं इस डायग्राम के अंदर सेट करूं इन वैल्यूज को, तो कैसे सेट करूंगा पता है? मैं ऐसे सेट करूंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 और 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं 1 को तो लिखूंगा यहां, और ए के लिए 3 और 5 यहां लिखूंगा। समझना मेरी बात को। और बी के लिए 2 और 7 मैं यहां लिखूंगा। समझ गए। अब जब मैं ए यूनियन बी बोलूंगा, तो आप देखो मैं 1 2 3 5 7 लिख पा रहा हूं। और जब मैं बी यूनियन ए बोलूंगा, बी का ए के साथ यूनियन, तब भी मैं यही वैल्यूज लिखूंगा, सेम टू सेम। बताओ समझ में आया क्या? अरे भाई ऐसे ही लिखूंगा ना, कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा ऐसे ही। बिल्कुल सर, ए यूनियन बी का मतलब है ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज, ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज। क्लियर है यहां तक? बताओ समझ में आया क्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है। चाहे ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, दोनों में वैल्यू सेम ही आनी है मेरे पास। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। चलो नेक्स्ट देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब मुझे 3 का ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं है भाई, है ना। देखो मैंने लिया ये एक सेट ए, यूनियन नेम दे रहा हूं मैं, एक सेट मैंने लिया बी, और ये नीचे ले लिया मैंने सी। ठीक है। अब आप थोड़ा गौर करना, ए का बी के साथ अगर यूनियन कह रहा हूं मैं आपसे, है ना, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देता हूं ना। मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। बी में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 3 4 5, और सी में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 4 और 5 और 6। ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान देना, जब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी बोलूंगा, तो पहले तो ए और बी का यूनियन, पहले क्या बोलेंगे हम? ए और बी का यूनियन। देखो ए और बी में यूनियन क्या होगा? ए और बी में यूनियन होगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और सीधे 5 आ जाएगा। इसका यूनियन करना है मुझे सी के साथ, इसका यूनियन करना है मुझे सी के साथ। ये सारी वैल्यूज अगर सी के साथ काउंटेबल लूं मैं, 1 2 3 4 5, और हम केवल 6 लेंगे क्योंकि ये रिपीटेशन हो गई है, 4 5 4 5। समझ गए? ठीक है सर। ये आपका एलएचएस है। अब आप देखो आरएचएस की तरफ। पहले बी यूनियन सी निकालो, बी और सी का यूनियन। सर बी और सी में यूनियन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसका इस ए के साथ कॉन्टेक्ट बिठाओ। सर कैसे बिठाएंगे? उसकी सारी वैल्यू लिख दो, 1 2 3 4, 3 4 आ गई है, 5 और 6। अब आप गौर करो, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझे नहीं समझे? समझ गए सर।
बस ये कलाकारी समझनी है आपको। अब इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए के सारे वैल्यूज और बी के सारे वैल्यूज, ठीक है। और इन दोनों के साथ यूनियन में कौन लेना है आपको? सर इन दोनों के साथ हम यूनियन में लेते हैं सी को। समझ गए? ये किसके इक्वल होने चाहिए भाई? इसका मतलब हो गया सारे वैल्यूज आ गए कायदे से, यही मैं कहना चाह रहा हूं ना। अब अगर मैं इसको ले बी यूनियन सी के साथ, पहले तो बी और सी का यूनियन ले रहा हूं मैं, पहले बी का सी का यूनियन मैंने बी ले लिया और ये मैंने सी ले लिया। इसका यूनियन किसके साथ? ए के साथ। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। इसका यूनियन ए के साथ। अब भी वही चीज आ रही है, पहले भी 3 गोले राउंड हो रहे थे, अब भी 3 सर्कल राउंड हो रहे हैं। बताओ समझ में आया क्या? और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए। आया समझ में? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थर्ड लॉ क्या कहता है आपका? ए का अगर यूनियन करूं मैं किसके साथ? किसके साथ करूंगा मैं? ए का यूनियन करूं अगर मैं नल सेट के साथ, तो मेरे पास ए ही निकल कर आना है। क्लियर है? वापस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नल सेट का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए का यूनियन ए के साथ करूंगा, यार ए है 1 2 3, और एक और बार ए लिख देता हूं मैं, 1 2 3, इन दोनों का मैं यूनियन कर रहा हूं। 1 2 3, अब वापस 1 2 3 थोड़ी लिखूंगा, सेम चीज तो मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे, सेम वैल्यूज तो आप लिखते ही नहीं यहाँ पे। समझ में? इसको इडेम्पॉन्ट, इसको कैसे पढ़ लेना यार, आइडिया इंपॉर्टेंट लो, जो भी आपको समझ में आता होगा ना। आगे देखो, फिफ्थ लास्ट है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं ए का यूनियन करूंगा, यूनिवर्सल का मतलब ही होता है उसमें सारे सेट आ गए हैं आपके, है ना। उसका मतलब ही होता है उसमें ए सेट भी इंक्लूडेड है पहले से। ए सेट भी, क्योंकि ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनियन सेट का, यूनिवर्सल सेट का। समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या निकल के आएगा? यू ही निकल कर आएगा, यूनिवर्सल। अब बताओ क्या समझ में आया? ये यूनियन की प्रॉपर्टीज है, ये यूनियन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इंटरसेक्शन पे। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, वैसे आपको केवल याद रखनी इन प्रॉपर्टीज को। यूज इनका हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे ना, वो सॉरी, वेन डायग्राम के थ्रू जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे। ये है थोड़ी सी मजेदार, ठीक है। देखो, ए और बी का जब इंटरसेक्शन होगा तो उसकी जगह हम बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लो। और ए इंटरसेक्शन बी जो है, उसका इंटरसेक्शन जब सी के साथ होगा तो इसका मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में जब आपसे कॉमन, देखो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, ठीक है। तो जब नल सेट और ए में से कॉमन पूछा जाएगा तो नल सेट आएगा, ए नहीं आएगा, है ना। और यूनियन और ए में से जब कॉमन पूछा जाएगा तो ए आएगा, क्यों? क्योंकि ए छोटा है भाई। यू के अंदर भी तो ए है, तो इसके अंदर का ए और ये वाला ए दोनों मिला के में से कॉमन ए तो हुआ, ए इंटरसेक्शन ए, ए ही होगा। और फिर ये लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। पांचों प्रॉपर्टी समझाता हूं मैं एक एक करके, आप आ जाओ नेक्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल आसान सी बात है। डायग्राम से समझोगे, अरे यार, थोड़ा बड़ा हो गया। डायग्राम से समझोगे तब भी वही चीज रहेगी, ए और बी। ए बी का इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट जो बोलते हो, जैसे मैंने ए के एलिमेंट्स लिए 1 2, और बी के एलिमेंट्स लिए 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास? 2 होगा। और बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तब भी आपका आंसर 2 ही आना है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? ठीक है सर, ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, सेकंड केस। हाँ, इसमें हमें 3 केस बनाने हैं। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको पिछली बार दे दिया था, उसी को आप जो है यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन में लगा लेना। ए बी और सी, ये यूनियन है। अब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है? ध्यान से समझना इसको ना, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये वाला पार्ट कौन सा है? ए इंटरसेक्शन। अब अगर मुझे इस वाले पार्ट के साथ सी का इंटरसेक्शन लेना हो, यानी सी का कॉमन पार्ट और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों, ए इंटरसेक्शन बी में और सी में जो कॉमन पार्ट पूछूंगा तो आप कहोगे सर ये वाला है, ये वाला। एक सेकंड ब्लैक से ले लेता हूं, ये देखो, ये वाला वो पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी में भी आता है और सी में भी आता है। समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा, है ना। मैं वापस से करता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व।
आरएचएस के हिसाब से, है ना, ये एलएचएस के हिसाब से सॉल्व करके बताया, ये आंसर आया आपका बी। चलो, ये वो पार्ट है आपका कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, वेन डायग्राम सीख गए तो आप समझ लो सब कुछ सीख गए। ठीक है, ए बी सी, ये यूनियन। अब इधर देखो, पहले बी इंटरसेक्शन सी लो आप। बी और सी का इंटरसेक्शन है सर ये वाला पार्ट, दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट का ए के साथ संपर्क बिठाओ कि ए वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में कॉमन कौन सा, साफ दिख रहा है आपको, ब्लैक लेके दिखाता हूं। देखो ए के पार्ट है ये और ये, फिलहाल के लिए जो इंटर में आ रहा है, और इसका पार्ट है केवल ये। तो आप ये देख रहे हो, ये वाला वो पार्ट है जो ए में भी आता है और बी इंटरसेक्शन सी में भी आता है। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताओ समझ में आया क्या। अभी भी देख लो, अभी भी वही चीज आ रही है, यहाँ पर वही चीज, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज। आया समझ में कुछ, क्लियर है। आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है सर, आगे देखो नेक्स्ट। थर्ड वाली ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो नल सेट है उसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट निकल के आ रहा है खाली। भाई ए के अंदर एक नल सेट तो होता ही है, इस नल सेट और इन नल सेट में से कॉमन क्या है, नल सेट ही तो है यार। यूनियन के अंदर एक ए होता ही है, यूनियन का मतलब उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, जितने भी सब सेट्स है, जितने भी सेट्स हैं सॉरी, वो सब यूनिवर्सल सेट में आएंगे। और ये ए, इन दोनों में से कॉमन वाली चीज पूछूंगा तो क्या बोलोगे, ए ही तो बोलोगे यार, है ना। इसको लॉ ऑफ नल या फिर एंड यूनिवर्सल कहते हैं। समझ गए, ठीक है सर। आगे बढ़ सकता हूँ ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखो नेक्स्ट, आप इनको एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो। जैसे आपने ए के लिए कोई सेट नंबर्स मान लिए, बी के लिए कोई मान ली यूनिवर्सल सेट में कोई नंबर्स एलिमेंट्स मान लिए, वैसे, है ना। अगला देखो, ए और ए का इंटरसेक्शन जब पूछा जाएगा तो कॉमन क्या है भाई, देखो ए के अंदर है 1 2, फिर ए है उसमें भी है 1 2, इन दोनों में से मैं आपसे मांग रहा हूँ कॉमन। आप कहोगे सर कॉमन तो ये दोनों ही तो है, जो निकल के आया वो एक्चुअल में ए ही तो है, सेट ही तो है वापस से। आया समझ में, ये हो गया इडियम पोटेंट लॉ। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी होगा, मैं एक दो स्लाइड और बना लेता हूँ इसकी। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको समझाता हूँ मैं। पहले आप ये देखो, डायग्राम मैंने ऐसे बनाया जैसे, है ना, कि ये सेट ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ए बी सी एंड ये यूनिवर्सल। पहले मैं एलएचएस समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, बी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है, तो ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, फिर ये यूनियन लगता है यहाँ पे, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये आप डायरेक्टली याद रखना, वेन डायग्राम से तो आपको समझ में आना ही चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्टली याद भी होने चाहिए ये प्रॉपर्टीज, है ना, फॉर्मूले की तरह। पहले बी और यू का सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं हम, बी और सी का यूनियन। बी और सी का यूनियन का मतलब है पूरा बी और पूरा सी, समझ गए क्या। नेक्स्ट देखो, इन दोनों में ए का कॉमन पार्ट पूछ रहा हूं मैं, फिर से बोलता हूं, इन दोनों में ए का पार्ट जो कॉमन हो, साफ दिख रहा है आपको, ये पूरा इसका आंसर होगा, ये पूरा जहां मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इसको मैं इस वाले एलएचएस आरएचएस समझाता हूं, है ना। ए बी सी यूनिवर्सल, ए और बी में इंटरसेक्शन, ए और बी में इंटरसेक्शन है सर ये, ए और सी में इंटरसेक्शन, ए और सी में, ए और सी में इंटरसेक्शन है सर ये, इन दोनों का यूनियन मतलब पूरा वाला पार्ट, इन दोनों का पूरा वाला पार्ट, देख लो आप, यही चीज आ रही है वापस आपके पास, आ रही नहीं आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या कर लेते हैं इसको, ए का पहले बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यहां जो साइन है वो साइन लगा दो, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। बताओ समझ में आया क्या। तो ये हुई आपके पास सारी प्रॉपर्टीज वैन डायग्राम से रिलेटेड। देखो, ये वैन डायग्राम के कई बच्चे स्किप कर देते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लास 11th में ऐसी छोटी छोटी चीजों को स्किप मत करो, आपको क्लास 12th में दिक्कत आएगी इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके, क्योंकि अगर आपने देखो, ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई चीज कम आती हो, किसी को कोई ज्यादा आती हो,
ठीक है, आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है, किसी और को कुछ ज्यादा समझ में आया, किसी और को कुछ और नेक्स्ट लेवल पे समझ में आया, ऐसा हो सकता है। बट आप बिल्कुल उसको अगर पढ़ोगे ही नहीं, दिमाग से बिल्कुल साइड बाय करके चलोगे उस चीज चैप्टर को या उस पॉइंट को या उससे रिलेटेड कंसेप्ट को अगर बिल्कुल देखोगे ही नहीं, और फिर आप बाकी कंसेप्ट पे चलोगे, अगर वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल देखा हुआ नहीं होगा तो आपको क्लास 12 में बिल्कुल याद नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत समझा हुआ होगा, भाई मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ इस वेन डायग्राम में या किसी और चीज के ना, मेरा कहने का मतलब है आप हर चीज को पढ़ो। समझ में कम आता है, मार्क्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में नहीं बन रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन आपने कम से कम एटलीस्ट पढ़ तो रखा है, तो आपको ये तो रहेगा कि आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नया तो नहीं है ना, कि ब्लैंक तो नहीं है ना, कि देखते ही आपको ऐसा लगे कि यार ये टॉपिक तो अपने सिलेबस में नहीं देखा अपन ने कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब है हर चीज पढ़नी है आपको। उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर आपको आ जाता है या थोड़ा बहुत नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम बिल्कुल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए चीजें, ताकि जब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट पूछा जाए या आगे फर्दर स्टडीज में, तो आपको याद रहे कि हाँ यार इससे रिलेटेड अपन ने चीजें कभी ना कभी तो पढ़ी थी, तो आपका दिमाग जो है उसको थोड़ा सा गेन अप करने के लिए इजी गोइंग रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, जो आगे एक्सरसाइज 1.4 में यूज होने वाला है। अगर आपने ये समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो मान के चलो एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा इजी गोइंग रहेगा। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल करना, सीधे एक्सरसाइज पे मत चलना, पहले एग्जाम्पल करना, एक अपना बेस क्रिएट करना, फिर एक्सरसाइज पे चलना, क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए, तो वेन डायग्राम कंसेप्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल के लिए।